लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए मैं आज से आप लोगों के लिए साइंस का ऑनलाइन लर्निंग क्लास शुरू करूंगा। तो इसका आप लोग ध्यान से देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा। आज हमारा साइंस का पहला क्लास है और पहला चैप्टर है जिसका हेडिंग है हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैं प्रश्न उत्तर आप लोगों को कराने से पहले सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है इस अभ्यास में उसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। उसे मैं पहले आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला अभ्यास है। वैसे पदार्थ से आप लोग अवगत होंगे ही, यानी पदार्थ क्या है, इसके गुण क्या हैं, फिर भी एक बार इस पर नज़र हम लोग डाल देंगे। देखिए, इस अध्याय में जो हम लोग देखेंगे वो है पदार्थ, यानी जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जो स्थान घेरती है, वो जिसका आकार एवं आयतन होता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। एक अवस्था और है पदार्थ की जिसे पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, चौथी अवस्था। उसके बारे में अभी इसमें जिक्र नहीं है, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पदार्थ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर ध्यान देंगे और इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कहीं पर नोट डाउन करने का, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसके दौरान अभी जो हम आप लोगों को बताएंगे ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पदार्थ। पदार्थ है क्या? जैसे ही चैप्टर होता है पदार्थ की अवस्थाएं, तो इससे पहले आता है पदार्थ है क्या। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। आप वस्तु को देखते होंगे, जो भी वस्तु है आपके नज़र में कुछ न कुछ सामग्री से मिलकर बनी होती है, वो जो सामग्री है उसी को पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में कोई ना कोई पदार्थ है, यानी कि जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु है वो कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बना है। पदार्थ का गुण हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि पदार्थ स्थान घेरती है और इसमें द्रव्यमान होता है, यानी मास। मास का ऐसा ही मात्रक होता है क्या? किलोग्राम। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, यानी कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इसके छोटे कण जो हैं इसके गुण क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण गति करती है। इसी गति के कारण, यानी इसके कण के गति के कारण इसकी प्रकृति निर्भर करती है, यानी पदार्थ किस प्रकार का होगा। जैसे आप पदार्थ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि पदार्थ तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये कण जो हैं, इसी कण के गति के कारण, इस कणों के बीच के दूरी के कारण, जो इन कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है, इसी के कारण जो है ये पदार्थ की प्रकृति निर्भर करती है, यानी कि पदार्थ किस प्रकार का होगा। दूसरा देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो बढ़ जाती है। आगे है पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान। तो यानी कि पदार्थ का कण निरंतर गति करती है। आगे है पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, आप चाय बनाते होंगे, उसमें चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, या कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें ठोस पदार्थ डालते हैं, और उसके बाद नींबू पानी का मिश्रण तो लिक्विड है, दोनों उसको मिश्रित करते हैं। तो आप देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे में मिल जाता है, ठीक, एक दूसरे के कण को समावेशित कर लेता है अपने अंदर। तो इससे ये प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पदार्थ के बीच, कणों के बीच जो होता है, यानी कि दो पदार्थ जो मिश्रित होता है, तो इस दोनों कणों के बीच जो होता है वो क्या होता है, पर्याप्त स्थान होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक
उदाहरण के द्वारा आपको दर्शाया गया, जैसे कि जल है, जल में आप लवण डालें, लवण को हिलाए, उसको मिलाए, तो वो एक क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी कि वो कण जाके उससे क्या, जल से क्या हो गया, मिल गया। चलिए आगे देखिए। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ का जो कण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, एक फोर्स द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और हम पानी की धारा को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सब प्रयोग आप लोग पहले भी किए होंगे, या मोटर से जब आप पाइप से कहीं पानी वगैरह पटाते हैं, पानी वगैरह डालते हैं जैसे दीवार वगैरह पे, तो आप बीच में उंगली डालते हैं पाइप पे ताकि प्रेशर ज़्यादा पड़े, तो डालते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो दो भागों में बंटता, लेकिन पुनः वो एक दूसरे से आके मिलने की कोशिश करता है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए, जब हम पानी का नल खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धारा टूटती है? नहीं टूटती, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उसके गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वो ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस में सबसे अधिक होता है। यही चीज कहा गया है। आकर्षण बल भी, यानी कि पदार्थ का कण के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों के बीच गति मध्यम होता है, ठीक है, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होता है, द्रव में अवस्था में न्यूनतम होता है, और ठोस में अधिकतम होता है। यानी कणों के बीच का गति, ठीक है ना, पदार्थ के कणों के मध्य के बीच का गति जो होता है वो ठोस में सबसे अधिक होता है। आगे देखिएगा, ये चित्र द्वारा आप लोगों को स्पष्ट किया गया है कि ठोस के कण देख सकते हैं आप, ये जो ठोस का जो कण है देख सकते हैं, इसके बीच काफी कम स्थान है। ठीक इसी प्रकार द्रव का कण है, इसके बीच का रिक्त स्थान को आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गैस का कण है, देखिए एक बैलून का चित्र बना, इसमें गैस डाला हुआ है, इसका कण देखिए कितना स्वतंत्र, इसके बीच का रिक्त स्थान कितना, ठीक। इसी कण के बीच के स्थान के कारण, इसी कण के बीच के आकर्षण बल के कारण पदार्थ के आकार एवं आयतन दोनों निर्भर करता है इसी कण पर, ठीक है। देख सकते हैं ये ठोस का कण है, और ये द्रव का कण है, और ये गैस का कण है, ठीक है। आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि कितना स्वतंत्र है। चलिए आगे देखिए, ये चीज़ तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। भौतिक रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में, हमारा शरीर जो है वो भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, जो पहला है हड्डी दांत ठोस अवस्था, रक्त और जल द्रव अवस्था, फेफड़े में जो गैस है वो गैस गैस है, वो गैस हवा जो हम सांस लेते हैं वो गैसीय अवस्था है। और जो द्रव में आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जो है वो जल है। आगे देखते हैं ठोस। ठोस का गुण देखिए क्या क्या है, आप लोग आसपास में देखिएगा, ठोस पदार्थ जो होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है, तो उसके कणों के कारण। उसके बीच का जो कण होता है ठोस का, उसके बीच का आकर्षण बल काफी अधिक मजबूती से जुड़ा होता है, और उसके बीच के कणों के बीच की जो दूरी होती है वो भी काफी कम होती है, इसलिए उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, आकार एवं आयतन, इसका संपीड़न, संपीड़न क्या है बाबू, संपीड्यता मतलब उसको आप जब दबाइएगा, ठोस को जब आप दबाइएगा अपने बल लगाकर उसको, तो वो दबता नहीं है, इसलिए काफ़ी दृढ़ होता है। जैसे उदाहरण कुछ दिया हुआ है, बल लगने पर रबर का आकार बदल जाता है, लेकिन पुनः वह उसी अवस्था में चला जाता है। आगे देखिए, ठोस ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी उसके कण के बीच का जो गतिज ऊर्जा होता है वो न्यूनतम होता है, इसीलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। शर्करा
और नमक जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि ये क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। क्रिस्टल का जो उसका छोटा छोटा कण जो होता है उसका आकार वही रहता है, वो आकार नहीं बदलता है। हाथ से दबाकर स्पंज से आप हवा निकाल दीजिएगा, लेकिन जैसे ही फिर दाब हटाइएगा तो पुनः उसी आकार में चला जाएगा। तो ये ठीक है। आगे देखते हैं द्रव अवस्था। पहला है द्रव तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें बहाव होता है। द्रव को आप देख सकते हैं। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, ये चीज पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। उसको जिस वस्तु में रखिएगा वो उसी का आकार ले लेगा। द्रव में बहुत कम संपीड़न होते हैं, कम बल लगा के भी आप यानी कि उसका ठोस जो उसका आकार होता है वो बहुत कम होता है, उस पर आप बल लगाइएगा तो वो आकार बदल देगा, कम बल लगाने पर ही। द्रवों के कणों के बीच आप पहले भी बता चुके कि जो भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, तो द्रवों का आकर्षण बल कम होता है और उसका आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विसरण करें, ये गैस में मिला रहता है। ये गैस जो होता है वो द्रव में मिला हुआ है। यह जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी से सांस लेते हैं। मछली देखते होंगे आप, जल में सांस लेता है गलफड़ों की सहायता से, तो वो जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन गैस है उसी से सांस लेता है। द्रव अवस्था में विसरण अधिक है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक है, ठोस अवस्था में कम होता है। फिर से एक बार इसको देखिएगा, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, यानी मिलने की क्षमता, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होता है और ठोस में कणों की गति क्या होती है, कम होती है। विसरण यानी कि मिलने का प्रवृत्ति, यानी नमक चीनी को मिलाइएगा तो वो जल्दी मिल जाएगा, ठोस में मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा। जैसे बालू और नमक मिला दीजिए, देखिए नहीं मिलता है, तो विसरण की प्रकृति क्या है, कम। आगे देखिए गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न होता है, गैस में बहाव है, वो बहता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है गैस, यानी कि दाब बढ़ने पर वो क्या आ जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। सिलेंडर में आप देख सकते हैं। संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, वो जिस बर्तन में जिस पात्र में रखिएगा वो उसी का आकार ले लेगा, उसी का वही उसका सीमा हो जाएगा। गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उस वही आकार लेगा, और ना ही आयतन भी निश्चित होता है। न गैस की सीमाएं हैं, न गैस का आकार है, न गैस का आयतन है। इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित है। द्रव का आयतन किस पर निर्भर करेगा, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। जबकि गैस का न आकार निश्चित न आयतन निश्चित, ये दोनों अनिश्चित है। अब इसका कारण है सिर्फ कण, पदार्थ जो कण से मिलकर बने हुए वो कण ही इसका प्रमुख कारण है। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल होता है, इसीलिए गैसों में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। आगे देखेंगे। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। यानी गैसीय अवस्था में जो कण है वो अनियमित रूप से तेजी से गति करेगा। ये तो जैसे बैलून, एक बैलून का छोटा सा एग्जांपल, बैलून में जब गैस भरा जाता है तो उसका देखेंगे कि पृष्ठ सतह पर वो अपना बल लगाता है और बैलून का क्या होता है, आकार बदल जाता है। तो वो क्या करता है, बर्तन यानी कि जो जिस पात्र में रखा हो उसके दीवारों पर अपना बल लगाता है। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल के कारण क्या होता है, दबाव बनता है। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आप देख सकते हैं। जैसे देखिए जल है वो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, उसको आप गर्म कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और जब आप उसको ठंडा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में पड़ता है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तापमान को बढ़ाकर
या घटाकर, आप पहले भी पढ़े थे कि ताप के बढ़ने से क्या ठोस के कण जो क्या होते हैं, क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। यानी कि ताप को बढ़ाकर या घटाकर इसके अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि तापमान को बढ़ाकर या घटाकर जो पदार्थ है उसकी अवस्था में आप परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में मिलता है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला, तापमान में परिवर्तन, वही चीज आपको बताएं, यानी कि तापमान को बढ़ाकर या घटाकर इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। पहला देखिए, तापमान में परिवर्तन कर कर जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन कहते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डिग्री केल्विन नहीं लिखना है। यदि आप डिग्री केल्विन लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, सिर्फ केल्विन लिखना है, उसको बड़ी के से इंडिकेट करना है। और 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में लिखिएगा तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में लिखिएगा तो वो 0 डिग्री केल्विन नहीं लिखना, और बोलना भी नहीं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। ठीक है। तीसरा चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बर्फ का जो है वो गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है अर्थात 273 केल्विन लगभग में। ठीक है। जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न और गुप्त ऊष्मा का तापमान बढ़ने नहीं देती है। संलग्न गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। आगे क्वथनांक, तो गुप्त ऊष्मा क्या है, यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया गया है। आगे देखिएगा क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। देखिए द्रव क्वथनांक क्या है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे तो इसको क्वथनांक कहेंगे। ठीक है। द्रवनांक होता है, क्वथनांक होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस ताप पर द्रव रूप में बदलेगा वह उसका द्रवनांक या गलनांक कहलाएगा, और उसके बाद जिस ताप पर वो उसमें यानी उबलने लगेगा वह उसका क्वथनांक कहलाएगा। जैसे जल का क्वथनांक 373 डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन है, 100 अब प्लस 273 जोड़ दिया है तो 373 केल्विन हो गया। इसको एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देना है, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस कर लेगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यानी कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देना है, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा लेना है। ठीक है। आगे देखिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर
1 किलोग्राम द्रव को उस क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, जब पानी को आप उबालते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने लिए, यानी कि 100 डिग्री, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, तापमान 100 डिग्री ही रहती है, वृद्धि नहीं होती। यानी जल जब उबालते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और 100 डिग्री से बढ़ता नहीं है, 100 डिग्री तक ही रहता है। और इस बीच में क्या होता है, जल जो है वो क्या होता है, वाष्प रूप में बदलने लगता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों से उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे एक आलेख द्वारा इसमें एक अवस्था इसका दिया हुआ है। यानी कि तापमान में परिवर्तन द्वारा, याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठोस था, तापमान में परिवर्तन किए, उष्मा बढ़ाए तो द्रव रूप में चला गया, द्रव से उष्मा बढ़ाए तो गैसीय रूप में गया, गैस को ठंडा किए तो क्या गया, द्रव में, द्रव को ठंडा किए तो ठोस रूप में। ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापिस ठोस में बदले बिना इसी बदल जाता है बिना, फिर से एक बार इसको समझिएगा। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी ठोस में है, द्रव में नहीं बदला, डायरेक्ट गैस में चला गया, और गैस में था, ठोस में नहीं आया, द्रव में नहीं आया, सीधा ठोस में आ गया। ठीक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापिस ठोस में बदल, यानी कि उसका जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, उसको ठोस में है, गैस में, द्रव में नहीं जाएगा, डायरेक्ट गैस में जाएगा, और गैस से फिर द्रव में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे थोड़ा सा कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए, चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए और उसको गर्म कीजिए। जैसे ही आप गर्म कीजिएगा ना तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा, डायरेक्ट वो गैस में बदल जाएगा। अब भी दाब में परिवर्तन, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस के लिए गैस लेकर संपीड़ित करे तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस, आप देख सकते हैं सिलेंडर में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है गैस। चलिए आगे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि दाब, उसका कण दाब जब आप बढ़ाते हैं सिलेंडर में, जब आप गैस भरते हैं तो दाब बढ़ाते हैं तो कण नज़दीक आता है, जिसके कारण वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। आगे दिया हुआ है, दाब और तापमान के प्रभाव के कारण कणों के तीनों अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। ये दाब और उसके तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। वाष्पीकरण प्रक्रिया एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण। आप तो समझ सकते हैं कि किसी तापमान पर जब द्रव गैसीय रूप में बदलने लगता है तो उसको वाष्पीकरण प्रक्रिया कहेंगे। चलिए आगे देखिए, सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कणों के आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कणों के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे देखिएगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, सतह का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी कि उसमें कम लगेगा और तेज गति से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तापमान में वृद्धि कीजिएगा तो भी तापमान ये होगा। आर्द्रता, हवा में यदि आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा। तो ये चार कारण, वायु की गति भी जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। पहला है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान में वृद्धि, तीसरा है आर्द्रता और वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आर्द्रता होता है और वायु की गति होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। वाष्पीकरण से शीतलता होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिएगा, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण हाथ क्या हो जाता है, हाथ पर शीतलता महसूस होता है। आगे देखिएगा, गर्मी में हमें ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गर्मी में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है और सूती कपड़े के अच्छे अवशोषण होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देता है। तो वाष्पीकरण होगा तो उसके पृष्ठ पर क्या होगा, शीतलता बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़े से आराम मिलता है। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदान से ऊर्जा यानी गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह वह जगह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आज के लिए इस पाठ में महत्वपूर्ण तथ्य इतना ही है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखते हैं, फिर आगे एक नया वीडियो बना के हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। अध्याय में जो आप पढ़े हैं उस पर एक नज़र डालिएगा। पदार्थ के बारे में आप लोग पढ़े हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। पदार्थ के बारे में पढ़े हैं कि जो भी पदार्थ है उसका आकार एवं आयतन होता है और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठोस पदार्थ के बारे में दिया हुआ है, आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। इसमें कोई बहाव नहीं होता है। कण अत्यंत आपस में होते हैं, यानी कि जो कण से वो मिलकर बना होता है वो काफ़ी आपस में होता है। संपीड्यता मतलब उसको जब आप दबाइएगा तो वो काफ़ी कम होगा। द्रव अवस्था में इसका आकार, कोई आकार नहीं होता द्रव का। आयतन होता है, इसमें बहाव भी होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कुछ संपीड़न भी होता है, उसको दबा सकते हैं। गैस का आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, बहाव भी होता है गैस में, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और बहुत ज़्यादा संपीड्य होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।